अगर टूटने लगे हौसले तो इतना याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अंधेरे में भी जुगनू, रोशनी के कभी मोहताज नहीं होते। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम राहुल वैष्णव, आप सबका हार्दिक स्वागत है कबीर कोचिंग क्लासेस में। आज की क्लास में स्टडी करेंगे पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में। पार्लियामेंट्री कमेटी का हिंदी मीनिंग है संसदीय समितियां। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संसद केवल अपने अधिवेशन या सत्र में ही बैठती है। बजट, मानसून और शीत, इन 3 सत्रों में संसद अपने महत्वपूर्ण बिलों पर चर्चा करने से लेकर के उनको पास करवाने तक का काम करती है। जैसा कि हम जानते हैं सत्र सीमित दिनों के लिए होता है। इससे मालूम पड़ता है कि संसद के पास बहुत सारे कार्यों को निपटाने के लिए समय भी सीमित होता है। अब संसद अपने सामने आने वाले उन सभी विधायी और अन्य मामलों पर गहराई पर विचार नहीं कर सकती। इसीलिए किसी विषय पर कानून बनाने के लिए और उन मामलों का गहन अध्ययन करने के लिए और उन मामलों से जुड़े हुए विषय पर जांच करने के लिए समितियों की जरूरत पड़ती है। उन समितियों को कहते हैं संसदीय समितियां। सारी समितियां संसदीय समितियां नहीं होती हैं। संसदीय समितियां के लिए कुछ शर्तें हैं। संसदीय समितियों के लिए कुछ शर्तें आवश्यक हैं। इन शर्तों में पहली शर्त यह है कि जो सदन या लोकसभा अध्यक्ष या सभापति द्वारा नियुक्त या निर्वाचित या नामित होती हैं। दूसरी शर्त यह है कि ये समितियां लोकसभा अध्यक्ष या सभापति के निर्देश अनुसार ही कार्य करती हैं। तीसरी शर्त यह है कि ये समितियां अपनी रिपोर्ट सदन या लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती हैं। चौथी शर्त यह है कि इन समितियों का एक सचिवालय होता है। इसकी व्यवस्था राज्यसभा या लोकसभा सचिवालय द्वारा की जाती है। संविधान में समितियों का उल्लेख तो है, पर इनके कार्यकाल, गठन और इनके कार्य के बारे में कोई साफ चर्चा नहीं की गई है और इनके कार्य सदन की नियमावली से ही तय होते हैं। अगर संविधान के अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 118 समितियों से संबंधित हैं। अनुच्छेद 105 में समिति शब्द का उल्लेख है और अनुच्छेद 118 में संसद को अपने कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ नियम बनाने की बात कही गई है और संसदीय समितियां उन्हीं नियमों के तहत कार्य करती हैं। भारत में कमिटी सिस्टम की उत्पत्ति 1919 संवैधानिक सुधारों के तहत देखी जा सकती है, जब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के आदेश पर विभिन्न कमिटीज अस्तित्व में आई, जैसे कमिटीज ऑन पिटीशन, सेलेक्ट कमिटी ऑन बिल्स। और इन कमिटीज के सदस्य दोनों सदन, सेंट्रल लेजिस्लेचर के सदस्य हुआ करते थे। ये कमिटीज एडवाइजरी इन नेचर हुआ करती थी, जो भारत सरकार को आदेश देने का काम करती थी और ये भारत सरकार के नियंत्रण में काम करती थी। इन कमिटीज के चेयरपर्सन या हेड किसी भी विभाग के हेड या इंचार्ज हुआ करते थे। आजादी के बाद में हमने देखा कि कमिटी से जुड़े किसी भी विषयों को संविधान के अनुच्छेद 118 क्लॉज 1 के तहत डील किया जाता है। संसदीय समितियां दो टाइप की होती हैं, स्टैंडिंग कमिटी, एड हॉक कमिटी। स्टैंडिंग कमेटी का मतलब होता है स्थायी समितियां, एडहॉक कमेटी का मतलब होता है तटस्थ समितियां। स्टैंडिंग कमेटी स्थायी होती हैं, एडहॉक कमेटी अस्थायी होती हैं। स्टैंडिंग कमेटी सामान्य प्रतिवर्ष गठित होती हैं, इनका टेन्योर फिक्स रहता है। एडहॉक कमेटी अस्थायी होती है, इनका अस्तित्व विशेष प्रयोजन के लिए ही होता है, किसी स्पेसिफिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही ये अस्तित्व में आती है। ये रिपोर्ट पेश करने के बाद इनका अस्तित्व खत्म हो जाता है, जैसे 2G स्पेक्ट्रम पर बनी समिति और बोफोर्स मामले पर बनी समिति। एडहॉक कमेटी का कार्यकाल संसद के द्वारा ही डिसाइड होता है और इनका गठन संसद के सदस्य द्वारा ही होता है और इनके अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के द्वारा ही अध्यक्ष का चुनाव होता है। और एडहॉक कमेटी दो टाइप की होती हैं। पहली है एडवाइजरी कमेटी, जिसका हिंदी मीनिंग है सलाहकार समितियां। सलाहकार समितियां किसी बिल पर रिपोर्ट पेश करने के लिए ही अस्तित्व में आती हैं। और इंक्वायरी कमेटी, जिसका हिंदी मीनिंग है जांच समितियां, ये किसी विशेष प्रयोजन के लिए ही अस्तित्व में आती हैं। स्टैंडिंग कमेटी, जिनको हिंदी में कहते हैं स्थायी समितियां, इनमें मुख्य रूप से फाइनेंशियल कमिटीज,
वित्तीय समितियां, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटी जिनको कहते हैं विभागीय समितियां, इनके अलावा अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण समिति और कमिटी ऑन प्रिविलेज जिनको विशेष अधिकार समिति भी कहते हैं, और बिजनेस एडवाइजरी कमिटी जिनको कार्य मंत्रणा समिति भी कहते हैं, इनमें आती हैं। पहली पढ़ेंगे अपन डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी। डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी 1993 में अस्तित्व में आई थी, जिनमें टोटल समितियों की संख्या है 24, जिसमें से 16 लोकसभा के अंडर वर्क करती हैं और 8 राज्यसभा के अंडर वर्क करती हैं। इसमें टोटल 31 सदस्य हैं, जिसमें से 21 सदस्य लोकसभा से चुने जाते हैं और 10 सदस्य राज्यसभा से चुने जाते हैं। इनका उद्देश्य यही है कि संसद के प्रति कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाना है। इनके अंतर्गत सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग आते हैं। फाइनेंशियल कमिटीज में मुख्य रूप से पढ़ेंगे 3, जिसमें पहली है पब्लिक अकाउंट कमेटी जिसको कहते हैं लोक लेखा समिति। दूसरी पढ़ेंगे एस्टीमेट कमेटी जिनको हिंदी में कहते हैं प्राकलन समिति। तीसरी पढ़ेंगे कमिटीज ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, मतलब कि सार्वजनिक उपक्रम पर समितियां। अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति, इस समिति की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत वर्ष 1921 में की गई थी। इस समिति का कार्यकाल 1 साल होता है। कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता और इसके अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा ही होता है और वो भी लोकसभा के सदस्यों में से ही होता है। इसमें सभी दलों का प्रतिनिधित्व शामिल रहता है। इस कमेटी का उद्देश्य यही है कि सरकार के वार्षिक लेखों की जांच करना और कैग की रिपोर्ट पर विचार विमर्श करना, और ये प्राकलन समिति की जुड़वा बहन भी कहलाती हैं। इस कमेटी में टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा से चुने जाते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से चुने जाते हैं। कमेटी जिसको प्राकलन समिति भी कहते हैं, इस समिति की स्थापना तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश के अनुसार वर्ष 1950 में की गई थी। इस समिति का कार्यकाल 1 साल होता है। इस समिति में टोटल सदस्य 30 होते हैं और सारे के सारे लोकसभा से ही चुने जाते हैं। इस समिति को सतत आर्थिक समिति भी कहते हैं, यानी कि कंटिन्यूस इकोनॉमिक कमिटी भी कहते हैं, क्योंकि ये बजट में अनुमानों की जांच तथा लोक व्यय में कमी यानी कि मितव्ययता का सुझाव देती है। कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, सार्वजनिक उपक्रम पर समिति, इस समिति की स्थापना कृष्ण मेनन के सुझाव पर वर्ष 1964 में की गई थी। इस समिति का कार्यकाल भी 1 साल होता है। इस समिति में टोटल सदस्य 22 होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा से चुने जाते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से चुने जाते हैं। इस समिति में कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता और इसके अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है और वो भी लोकसभा के सदस्यों में से ही करता है। इस समिति का मुख्य उद्देश्य यही है कि कैग की रिपोर्ट जांच करना और सरकारी कंपनी या लोक उपक्रम के वार्षिक लेखों की जांच करना। सभी समितियां प्रभावी कामकाज के लिए संसद की सहायता करती हैं और संसद को जिम्मेदार बनाती हैं। इन्हीं समितियों के जांच और विचार विमर्श ये सुनिश्चित करते हैं कि विधायिका अपने संवैधानिक दायित्व पूरा कर रही हैं या नहीं, और यही समितियां सार्वजनिक प्रतिक्रिया प्राप्त करने और विवादास्पद मुद्दों को राजनीतिक सहमति बनाने में मदद करती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट पार्लियामेंट्री कमिटी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो फॉर मोर अपडेट्स।